नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। सॉल्यूशन में हम आपकी समस्याओं को लेकर बात करते हैं, चाहे टॉपिक कोई भी हो, चाहे आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई बात हो, चाहे एजुकेशन से जुड़ी हुई बात हो, या फिर पर्टिकुलर हम ऐसी भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं जो आपकी दिनचर्या से जुड़ी हुई हो, आपके घर के डेकोरेशन से जुड़ी हुई हो, या कोई भी बात हो जिसको लेकर आप इंटरेस्टेड होते हैं हमसे बात करने के लिए। तो आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप जानना भी चाहते हैं और जो एक आम समस्या इन दिनों बनती जा रही है, क्योंकि इस बीमारी को हम देख रहे हैं कि दिनों दिन ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो हमारे साथ आज हमारी खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सोनिया श्रीवास्तव। आप सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इसके अलावा गवर्नमेंट होम्योपैथी हॉस्पिटल में भी से भी आप जुड़ी हुई हैं। हम साथ हैं DBL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन से भी आप जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सोनिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। डॉक्टर सोनिया, जैसे कि हमारे व्यूअर्स अब देखने भी लगे हैं कि लकवा के बारे में हम बात करने वाले हैं। पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी जो इन दिनों हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी लोगों में दिखाई दे रही है, या यूँ कहें कि बहुत पसर रही है, फैल रही है। तो इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं कि लकवा क्या होता है, लकवे से संबंधित और क्या कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो हमें रखनी चाहिए। उससे पहले एक बार फिर से हम अपने व्यूअर्स को बता देते हैं, कुछ ही देर में आपको फ़ोन नंबर्स दिखाई देने लगे हैं। मैम बोलना शुरू करें, इसी बीच आपको फ़ोन नंबर्स भी दिखाई देंगे, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, मैडम से लाइव बात कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह की अपॉइंटमेंट आपको लेनी नहीं पड़ती है। आप अपनी समस्याओं को फ़ोन पर बताइए और यहाँ मैडम आपको ट्रीटमेंट यानी सोल्यूशन दे सकती हैं, जो वो इस फ़ोन पर बता सकती हैं। मैम, लकवे के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। धन्यवाद। आपने बहुत ही सही बताया कि आज के समय में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो लकवा के केसेस हमारे सामने आते ही रहते हैं। शायद हमारे आस पड़ोस या फैमिली मेम्बर्स या कहीं दूर रिश्तेदार में हमेशा सुनने को आता है कि वो कल बिल्कुल ठीक ठाक थे, लेकिन आज उन्हें अचानक से उनका एक हाथ, एक शरीर हिस्सा काम करना बंद कर दिया। क्या ये लकवा हो सकता है? हमें ये जानना ज़रूरी है कि लकवा कैसे होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है और हम उसे कैसे बचा सकते हैं, और ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है, और क्या सभी प्रकार के लकवा एक जैसे होते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जो लकवा से जुड़ी हुई भ्रांतियाँ लोगों में हैं, उसी को हम आज डिस्कस करेंगे और इसमें हम लकवा ग्रसित मरीजों में क्या मदद कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लकवा कैसे होता है। शरीर के, जैसे मैंने बताया कि शरीर के किसी भी अंग का अचानक से कार्य करना बंद करना लकवा कहलाता है। ये लकवा मस्तिष्क या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या फिर हमारे पेरिफेरल नर्व्स में हुई इंजरी की वजह से हो सकता है, कई कारणों से हो सकता है। इसके लक्षण हमारे सामने कैसे आएंगे? अगर मरीज का अचानक से एक हाथ उठ नहीं रहा है, उसका चेहरा वन साइड डेविएट हो रहा है, उसकी आवाज़ स्लर्ड हो रही है, या उसका बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, उसे वन साइड से दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसे कई सिम्टम्स हैं जिसको हमने बी फास्ट के द्वारा बताना चाहा है। बी फॉर बैलेंस, आई फॉर आइज, एफ फॉर दैट इज द फैसिलिटेशन फेस डेविएशन, एंड ए फॉर आर्म ड्रूपिंग, and S for is a time to stop the activity. Now T is for to time to consult to the neurophysician, क्योंकि लकवा होने के 4.5 घंटे हमारे लिए गोल्डन आवर्स होते हैं। अगर उस गोल्डन आवर्स में मरीज़ को तुरंत इलाज मिल जाता है तो शायद हम मरीज़ को आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आप ऐसे आसपास किसी भी मरीज़ में इस प्रकार के लक्षण देखते हैं तो तुरंत न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करें और उसकी तुरंत 4.5 घंटे में उसे मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराएं और लकवा से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लकवा कई प्रकार का होता है, जैसे कि ब्रेन हैमरेज होना, जैसे स्ट्रोक या इस्चेमिक अटैक होना। ब्रेन हैमरेज में हमारे ब्रेन में खून का थक्का जो है वो जम जाता है नस फटने से, और इस्चेमिक में हमारी ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इन दोनों ही कारणों से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है। ये डिपेंड करता है हमारा ब्रेन का कौन सा हेमिस्फीयर अफेक्ट हुआ है। ऐसे समय पर हमें तुरंत अगेन मेडिकल इमरजेंसी है, तुरंत 4.5 घंटे में आप डॉक्टर सलाह लें, और इसमें हम कई प्लेटलेट एंटी प्लेटलेट थेरेपी के द्वारा मरीज़ के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं। अब नया सवाल है कि क्या मेरा लकवा एक जैसा ही है? क्या मेरा लकवा किसी दूसरे मरीज से मिलता है तो क्या इलाज भी एक जैसा होगा? जी नहीं, आपका लकवा दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकता है। अगेन डिपेंड करता है आपके ब्रेन की कौन सी आर्टरी इफेक्ट हुई है, कौन सी वेन इफेक्ट हुई है, कौन सा ब्रेन डैमेज हुआ है, किस हिस्से में हुआ है, प्लस उसकी रिकवरी भी डिपेंड करेगी कि आपकी रिकवरी दूसरे व्यक्ति से भिन्न है। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है अपने न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करना।
बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे अगर आपको सिम्टम्स समझ में आ ही गए हैं, मैम ने जो बताया है कि आपकी बॉडी अगर हाफ ऑफ द पार्ट आपकी बॉडी का वर्क नहीं कर रहा है, हाथों के मूवमेंट में आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो ये 4.5 घंटे जो मैम ने बताया कि गोल्डन आवर्स होते हैं, इसमें आप सही तरीके से अगर ट्रीटमेंट लेते हैं, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, ज़्यादा तंत्र और ये बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो आप सही टाइम पर सही इलाज लेकर इस लकवे जैसी बीमारी से बहुत पहले ही बच सकते हैं। मैं सही कह रही हूँ मैम? यस मैम, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ ही ये भी बताएंगे कि क्या हर उम्र में हो सकता है? ये सवाल ये है कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ ये बुजुर्गों में होता है, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि ये बचपन से लेकर किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। ये किसी इसकी कोई एज परफेक्ट नहीं है। यानी हम अभी तक जो हमने देखा कि हम जब हमारे घर में जो बुजुर्ग 60+ की अगर हम बात करें तो इनमें ज़्यादा हम समझ पाते थे कि इस तरह की बीमारियां जो है कि बॉडी का एक पार्ट वर्क ना करना, पैर वर्क ना करना, जो आपने देखा कि कई ऐसे लकवे के पेशेंट हैं, अगर आपने देखा हो तो वो बात नहीं ठीक से कर पाते हैं, उनका जो स्माइल है वो थोड़ी सी तिरछी आपको नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कई बार हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि एज ग्रुप जो है उसमें कुछ डिसाइडेड नहीं है। किसी भी एज में अगर आप हैं और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं, कई बार पेरेंट्स होते हैं कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता, इसका तो अभी एज ही क्या है। yes. तो इस चीज़ को भी मैम ने जैसे स्मिथ को भी दूर किया कि किसी भी एज ग्रुप में ये चीज़ हो सकती है। देखिए हम आगे बढ़ें, इस चीज़ को और भी समझने की कोशिश करें मैम, तो मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि अगर हम हमारे परिवार में ऐसा कोई पेशेंट है जिसे लकवा हुआ है, या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ आप रह रहे हैं, आपको लगता है कि आप चाहते हैं उसकी हेल्प करना, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी अगर हम एक केयर टेकर हैं, हम चाहते हैं कि हमारे परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है या उसे लकवे की बीमारी है, तो हम उसका ध्यान कैसे रखें? हमें किस बात का पहले ध्यान रखना है, हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, लकवा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होते हैं फैमिली मेम्बर्स। ये फैमिली मेम्बर आपका केयर टेकर भी हो सकता है, आपका पड़ोस का कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या आपका सगी संबंधी भी हो सकता है। अगर हमारे रिहैब प्रोटोकॉल में हमारा फैमिली मेम्बर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करता है तो मरीज़ की रिकवरी 4 गुना बढ़ जाती है। ऐसा देखा गया है कि जिन परिवार के लोग लकवा ग्रसित मरीज़ की रिहैबिलिटेशन में ज़्यादा मदद करते हैं तो मरीज़ की प्रोग्रेस और दूसरे मरीज़ की अपेक्षा ज़्यादा देखी जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि परिवार ही सबसे बड़ी इकाई है। अगर लकवा ग्रसित मरीज़ के फैमिली मेम्बर्स उसे मोटिवेट करते हैं और समय समय पे उसे मार्गदर्शन देते हैं तो डेफिनेटली मरीज़ की खोई हुई क्षमताएं वापस लाने में हम उसकी मदद कर पाते हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट अपना कार्य करते हैं, लेकिन उन जो सबसे ज़्यादा समय 23 घंटे जो है वो मरीज़ अपने परिवारजन के साथ होता है। अगर परिवारजन प्रॉपर ट्रेन है और उन्हें प्रॉपर प्रशिक्षण दिया गया है कि उसे कैसे कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, क्योंकि अधिकतर मरीज़ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर जब घर पहुँचता है तो मरीज़ के घर वाले परेशान होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें कहाँ जाना चाहिए, किस तरीके से इलाज लेना चाहिए। एक्सरसाइज भी जानते हैं लेकिन किस तरीके से स्टेप करना है ये उन्हें नहीं पता होता। तो हमारा उद्देश्य है कि अगर फैमिली मेम्बर को हम प्रशिक्षण दे दें तो हम पैरालिटिक मरीज़ की रिकवरी की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें मरीज़ की पोजीशनिंग सिखाना कि अगर मरीज़ हॉस्पिटल से घर आया तो अब उसे किस पोजीशन में लेटाना चाहिए ताकि उसकी मांसपेशियां जकड़ नहीं जाएं और साथ ही उसको चलने में जितना जल्दी हो सके वह सुविधा प्राप्त कर ले। हर मरीज़ की एक कंडीशन होती है कि वह चाहता है कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए और परिवार वाले भी यही चाहते हैं कि हमारा मरीज़ ठीक हो जाए। लेकिन हमारा यहाँ कहना है कि अगर मरीज़ का थोड़ा सा भी हमें दिखाई देता है कि अगर मरीज़ बैठ पा रहा है या खड़ा हो पा रहा है तो जो भी एक टारगेट हमारे पास है, एक शॉर्ट टर्म टारगेट को हमेशा साथ में रखें। अगर हमारा टारगेट अचीव हो जाता है तभी हमें नेक्स्ट टारगेट पे पहुंचना चाहिए। एक रोड मैप है, एक रोड मैप ऑफ रिकवरी है जिसमें मरीज़ को हमें दिखाना होगा कि आज आप इस स्टेज पे, आज आप सिर्फ गर्दन संभाल पाते हैं, कुछ दिनों बाद आप बैठ पाएंगे और कुछ दिनों बाद आप खड़े हो पाएंगे। इस स्टेप से हम चलेंगे तो शायद व्यक्ति डिप्रेशन में नहीं जाएगा और मरीज़ के घर वालों को भी मोटिवेशन फील होगा और साथ ही वह इस कार्य को अच्छे से निभा पाएंगे। तो मेरे हिसाब से परिवारजन सबसे इम्पॉर्टेंट एक महत्वपूर्ण इकाई है किसी भी मरीज़ को ठीक करने के लिए। देखिए कहते हैं ना कि अगर आपका परिवार आपके साथ है और वो चाहते हैं कि आप ठीक हों और आप में खुद भी एक आकांक्षा है कि आपको ठीक होना है तो आप ठीक हो भी सकते हैं। ये सच्चाई है कि आप खुद की ख्वाहिश हो, आपके परिवार की ख्वाहिश हो
तो कोई भी मुसीबत हो आप मिलकर लड़ते हैं, ये कहना हमारे बड़ों का है। लेकिन ये अगर हम साइंस में भी बात करें तो डॉक्टर साहिबा यही कह रही थी कि परिवार को भी ध्यान रखना होता है कि उन्हें किस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। गलतियां ना करते हुए सही चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, तो आपके घर में जो भी पेशेंट हैं या किसी को भी अगर लकवे जैसी बीमारी है उन्हें ठीक करने में ये चीज़ें बहुत हद तक कामयाबी हासिल कराती हैं। देखिए, कॉल नंबर्स अब आपको दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। आप कॉल नंबर्स देख रहे हैं। इन फ़ोन नंबर्स पर आप कॉल करके बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, बगैर किसी चीज़ का इंतज़ार किए डायरेक्ट नंबर मिलाइए और मैडम से डायरेक्ट लकवे की बीमारी के बारे में जो भी क्वेरीज हैं, आपकी जो भी प्रश्न हैं, उसके लिए आप जानकारी ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ रही हूँ। जैसे कि आपने कहा मैम कि परिवार को समझना होगा, उन्हें ये ध्यान रखना होगा कि किस पोस्चर में लेटना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन इससे पहले जब हम बात कर रहे थे आत्मविश्वास, मोटिवेशन, जी, ये मोटिवेशन लकवे के पेशेंट को देना, लेकिन ये वो मोटिवेशन नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं बेटा पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, पास हो जाओगे, ये वो वाला मोटिवेशन नहीं है। ये किस तरह का मोटिवेशन है और कैसे हम एक पेशेंट को मोटिवेट करें, अगर परिवार वाले हैं चाहते हैं तो आप हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, रिहैबिलिटेशन एक बहुत बड़ी इकाई है और फैमिली मेंबर को उस इकाई का मुख्य एक कारक है। अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो शायद जैसे ही मरीज़ घर पहुंचेगा तो सभी लोग मोटिवेट करने के लिए आ जाते हैं और हमें कई सलाह देते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें इस डॉक्टर से मिलना चाहिए या इस इलाज को हमें लेना चाहिए। लेकिन हमारा ये कहना है कि क्या हम मरीज़ को मोटिवेट कर पा रहे हैं? क्या हम मरीज़ को उसका खोया हुआ आत्मविश्वास दिला पा रहे हैं? क्या हम उसकी काउंसलिंग बराबर कर पा रहे हैं? क्या मरीज़ के कई साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे वो जो काम वो आज से 2 दिन पहले कर पा रहा था लेकिन आज अचानक से नहीं कर पा रहा है, इस स्टेज पे उसकी मनोदशा क्या है? क्या हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं? तो ये हमारा अचीवमेंट है। इसमें फैमिली मेंबर ही सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अपनाता है। इवन जो केयर टेकर्स हैं, आज के समय पे समय की कम होने की वजह से केयर टेकर्स रखे जाते हैं, जो केयर टेकर्स एक भी बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन हमें मोटिवेशनल करना है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, हमें उन्हें दिलासा नहीं दिलाना है कि आप ठीक हो जाओगे, हमें उन्हें मोटिवेशन का एक सीढ़ी दिखाना है कि आप सीढ़ी के बारे में मैम आगे बताएंगी। पहले हम एक व्यूअर का हम कॉल ले लेते हैं। हमारे साथ राका जुड़ी हुई हैं। राका, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं मैम से? मैम नमस्ते। जी बताइए। हेलो जी जी, कहिए, आपकी आवाज़ मिल रही है। है कि किसी मरीज को अगर लकवा लगता है तो सबसे पहले क्या उसे कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए और क्या उपाय होगा? मतलब सबसे पहले प्राथमिक तौर पर क्या इलाज किया जाए उनका, और कितने जल्दी डॉक्टर को दिखाया जाए ताकि वो उनसे उनका जो आसानी से सही हो सके, या फिर डॉक्टर के पास ले जाए तो कितने घंटे का टाइम रहता है जो जिससे कि जल्दी इलाज में आसानी हो? जी, बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं अपने पुराने इसमें बता चुकी हूँ आपको कि, और ये आपको फिर से बताना चाहूँगी, हमारे लिए 4.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको मरीज़ में लक्षण नज़र आ गए हैं कि उसका एक हाथ उठ नहीं रहा है, वो आवाज़ बोलने में तकलीफ आ रही है, अचानक से वो गिर जाता है, उसकी वन साइड में इफेक्ट आ चुका है, तो आप उसे देर ना करें, क्योंकि हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स मिलियंस ऑफ सेकंड्स में डैमेज होते हैं। विद इन अ फ्यू सेकंड्स बहुत जल्दी डैमेज होता है। तो तुरंत आपको डॉक्टरी सलाह लेनी है, तुरंत हॉस्पिटलाइज होना है, तुरंत न्यूरोफिजिशियन से कंसल्ट करना। मेरा बार बार आपसे कहना, इट्स अ मेडिकल इमरजेंसी। इसको बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि आप ये सोचिए कि आप उस व्यक्ति के न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहे हैं, और अगर आप उसे बचाना चाहते हैं तो तुरंत रश टू द हॉस्पिटल, टू द न्यूरोफिजिशियन। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि हम जब ये डायग्नोज करने की कोशिश आप लोग करते हैं, उससे पहले पेशेंट से क्या क्या पूछते हैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर हम आम लोग हैं, हमें नहीं पता कि डॉक्टर्स किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। अगर हम ग्रामीण अंचलों में चले जाएँ तो कहा यह जाता है कि डॉक्टर्स ये कहते हैं कि चोट लगने के बाद भी अगर आपको लगता है कि बेहोशी जैसी स्थिति है या कुछ ज़्यादा आपको क्लॉटिंग जैसा फील हो रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्या ये भी सिम्टम्स डेफिनेटली हो सकते हैं? अगर किसी को ब्रेन हैमरेज है, किसी चोट लगने की वजह से, गुम चोट लगने की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से, अगर व्यक्ति कोमा में चल चुका है, अनकॉन्शियस है, तो अगेन दे आर द सिम्टम्स ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एनी काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट। तो तुरंत हमें न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करना चाहिए, जहाँ पर सीटी स्कैन या MRI के द्वारा आपके ब्रेन की पोजीशन पता लगा सकते हैं और क्या डैमेज हुआ है उसके बारे में पता लगाकर तुरंत आपका मेडिकल उपचार किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इस मामले में बिल्कुल भी आपको समय गंवाना नहीं है। ये 4.5 घंटे जो हैं ये घुल
गोल्डन आवर्स हैं, ये बहुत कीमती समय है जब आप पेशेंट को ठीक करने के लिए आप फटाफट से डॉक्टर के पास लेकर जाएं और वहाँ सही ट्रीटमेंट देकर उन्हें लकवे जैसी बीमारी से उससे पहले ही ट्रीट करके बचाया जा सकता है। हम स्टेप्स को लेकर बात कर रहे थे मैम कि मोटिवेट करना है, तो मोटिवेट करने में भी हमें स्टेप्स का ध्यान रखना पड़ता है, और उसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, और हम कोशिश करेंगे कि और भी हमारे व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते रहें इस बीच। जी, तो सबसे पहला स्टेप है मरीज की प्रेजेंट कंडीशन क्या है। हॉस्पिटल से घर आने के बाद क्या मरीज बैठ पा रहा है, क्या मरीज सिर्फ गर्दन ही संभाल पा रहा है, क्या मरीज टर्न कर पा रहा है, क्या मरीज अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, क्या मरीज की फीडिंग खुद से कर पा रहा है। ऐसे कई चीज़ें हैं जिसकी हमें प्रेजेंट कंडीशन को ध्यान में रखना होगा। उसके बाद ही हमें उसके नेक्स्ट टारगेट पे पहुंचना होगा। इसको हम बोलते हैं, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह से आपको मूवमेंट को सीखना है, क्योंकि अगर आपने हॉस्पिटल में मूवमेंट को सीखा है लेकिन उसके मूवमेंट्स को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए आपको एक एक्सपर्ट गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और ये एक्सपर्ट गाइडेंस आपको फिजियोथेरेपिस्ट, हमारा रिहैब टीम आपको आसानी से दे सकता है। तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में आपको स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट टर्म टारगेट्स के साथ आगे बढ़ना होगा, और मरीज़ को भी बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है, उसको भी लगता है कि हाँ आज मैं ये कर पा रहा था लेकिन 10 दिन बाद मैं ये नया टारगेट अचीव कर पा रहा हूँ। तो दैट्स वाई उसको डिप्रेशन नहीं होता और एक मोटिवेशन सही दिशा में काम करता है। ये मरीजों से जुड़ा हुआ और परिवार से जुड़ा हुआ एक और प्रश्न कि किस तरह की क्रियाएं वो घर पर कर सकते हैं। आपने कहा कि एक्सपर्ट से आपको डिस्कशन करना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, लेकिन इस शो के साथ आप क्या कुछ एडवाइस कर सकती हैं अभी कि वो क्या कर सकते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन कि मरीज़ घर पर तो आ चुका है लेकिन क्या हम उस एक फैमिली मेम्बर उसकी मदद कैसे करेगा। बहुत ही सिंपल है, अगर मरीज़ को कंघा करना है तो क्या मरीज़ के घर वाले तुरंत उसकी कंघा कर देते हैं, जिससे मरीज़ की खुद की फंक्शनल एक्टिविटी रुक जाती है। अगर मरीज़ खुद से पानी नहीं पी रहा है तो मरीज़ के घर वाले तुरंत आके उसे पानी पिलाते हैं। ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं जिसे हम नज़रअंदाज करते हैं और मरीज़ के घर वाले ही उसे कर देते हैं, लेकिन इससे व्यक्ति डिसयूज़ की तरफ जाता है। तो मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है कि मरीज़ को ये छोटे छोटे कार्य खुद से करने दें। इवन आपका कंघा करने से लेकर चद्दर फोल्ड करना, अपना पानी का ग्लास खुद उठाना, सारी एडीएल की एक्टिविटीज़ जिससे मरीज़ को हम इंडिपेंडेंट बना सकें। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो अपने एक्सपर्ट के साथ साथ आप मिलकर इन एक्टिविटीज़ को बड़ा कर सकते हैं। सिंपल ब्रशिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो मरीज़ खुद पहले करता था उसको हमें सिर्फ सपोर्ट करना है, हमें मैक्सिमम उसे सपोर्ट करना है और उसे मिनिमम उसे हमें मोटिवेट करना है कि वो मैक्सिमम अपना कार्य खुद कर पाए। आप लकवे के मरीज़ को कम से कम घर आने के बाद मरीज़ ना समझें, उनसे कोशिश करवाएं कि जैसे आप बच्चों को सिखाते हैं, आप खाना खाना सिखाते हैं, आप ब्रश करना सिखाते हैं, आप चलना फिरना सिखाते हैं, ठीक उसी तरह ट्रीट करें तो ज़्यादा अच्छे से वो जल्दी ठीक हो पाएंगे। एक और हमारे साथ व्यूअर जुड़ गए हैं, मुबारक अहमद इंदौर से। बहुत स्वागत मुबारक अहमद, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप मैम से? मुबारक अहमद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे पूछेंगे क्या वो आपसे पूछना चाहते हैं। मुबारक अहमद, स्वागत है आपका नादी टीवी पर। आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ है। आगे बढ़ते हुए मैं अगला प्रश्न आपसे ले रही हूँ मैम कि परिवार वाले इन तमाम चीज़ों का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन परिवार वाले वो हॉस्पिटल तो आप नहीं बना सकते अपने घर को, आप वो कमरा नहीं दे सकते जो हॉस्पिटल में है तमाम मशीनरी के साथ, लेकिन एक अच्छा वातावरण, एक घरेलू वातावरण, एक ऐसा स्वच्छ वातावरण आप मरीज़ को दे सकते हैं जहाँ वो जल्दी रिकवर कर सकते हैं। लेकिन वो वातावरण हम एक घर में डेवलप कैसे करें, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी बिल्कुल सही सवाल है आपका कि मरीज़ हॉस्पिटल से घर आने के बाद उसको एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल में हमें एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, लेकिन अगर हम उसे घर पे वो नहीं दे पाते हैं तो उसकी रिकवरी कहीं ना कहीं हैम्पर्ड होती है। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट होती है बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, यानी अगर मरीज़ को बेड से उतर के व्हीलचेयर पे जाना है या वॉकर से चलना है तो उसके आसपास इतना स्पेस होना चाहिए कि मरीज़ स्वयं या किसी की मदद से उठकर अपनी मोबिलिटी को बढ़ा सके। तो देट शुड बी बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, एयरी होना चाहिए, और साथ ही उनका जो बेड है वो कंफर्टेबल होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट और बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। इट डिपेंड्स कि अगर व्यक्ति कोमा में है या फिर अगर सब कॉन्शियस है तो हमें एयर बेड का यूज़ करना होगा। उनकी पोजीशनिंग के लिए हमें आप पिलोज़ का यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही अपने एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ हमें उन्हें मैक्सिमम बैरियर फ्री एनवायरनमेंट की तरफ ले जा सकते हैं। और पॉजिटिव वाइब्स कि हमें आसपास में घर में जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आता है, अक्सर हम जब किसी मरीज़ से मिलने जाते हैं तो शायद कुछ फल या हम कुछ उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप उसके घर जा रहे हैं और उसका कुछ मूवमेंट करा के आते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट गिफ्ट टू अ पैरालिटिक पेशेंट, क्योंकि ये मूवमेंट ही उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव वाइब्स
ही जो आसपास का एनवायरनमेंट है वो उसको रिकवर करने में मदद करेगा। बिल्कुल, तो पॉजिटिविटी और पॉजिटिव एनवायरनमेंट ये रिकवर करने में, खासतौर पर जो पैरालाइज पेशेंट्स हैं उनको रिकवर करने में बहुत मदद करेगा। ये सच्ची बात है कि हम जब अमूमन किसी भी व्यक्ति से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं या वो बीमारी से घर लौटा तब मिलने जाते हैं तो हमारे हाथ में या तो बुके होता है या जो फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनकी टोकरी लेकर आप पहुंच जाते हैं। तो अगर आप पैरालाइज पेशेंट से मिलने जा रहे हैं जिनको लकवा है तो कोशिश करें कि आप उनसे बहुत अच्छे से बात करें, उनको फ्री फील कराएं आपसे बात करने में भी, और किसी तरह का मूवमेंट कराने की कोशिश करें और उन्हें विश्वास दिलाएं कि वो जल्द ही ठीक हो सकते हैं अगर वो खुद से कोशिश करते हैं। तो आपकी कोशिश और उनकी कोशिश ये दोनों मिलकर उन्हें ठीक कर सकती हैं। इस बात का बेहद हद तक ध्यान रखिए। मैं आगे बढ़ती हूँ। किस तरह के आयाम आपको घर में जो आपके पेशेंट हैं जो लकवा ग्रसित हैं उनके लिए आपको किन बातों का और ध्यान रखना है, ये मैम हमें बताएंगे। मैम, लकवा से जुड़े कई आयाम हमारे सामने हैं। जैसे पहला आयाम हम लेके जाएंगे, पहला है हाइजीन इशू, क्योंकि मरीज को साफ, स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए उसका हाइजीन पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें लगता है कि मरीज़ बीमार है तो हमें उसे नहलाना नहीं है। अक्सर मरीज़ के घर वाले मरीज़ को नहलाते नहीं हैं। अगर हम उसे नहला नहीं सकते तो उसकी स्पंजिंग करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ स्पंजिंग होगी तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे और व्यक्ति को और ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा। सेकेंड आयाम है डाइट। अगर मरीज़ ट्यूब फीडिंग पर है या फिर उसे सेमी सॉलिड डाइट दी गई है तो अपने डाइटिशियन से, एक्सपर्ट से सलाह लें और किस प्रकार का डाइट हमें देना है। व्यूअर काफ़ी देर से वो हमें कॉल कर रहे हैं लेकिन शायद टेक्निकल इशू की वजह से बात नहीं हो पा रही। मुबारक अहमद इंदौर से हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुबारक जी, बहुत स्वागत आपका। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी जी, पूछिए, सवाल पूछिए अपना। मैडम वाइफ को 3 साल से लकवा है जी। 3 साल से लगवा है और वो लेफ्ट साइड का उसका पैरालाइज है जी। और वो करीब साल भर तक हम लोगों ने फिजियोथेरेपी कराई थी उनकी, और शुगर उनकी करीब है 200 के ऊपर। ओके। और शुगर के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ा, उससे वो लकवा हुआ। उसका चौधराम हॉस्पिटल में इंदौर में इलाज चला और बाकी बहुत सारे इलाज हम लोगों ने करवा चुके हैं, लेकिन अब तक उसकी स्थिति स्टेबल है। ओके। जैसे कि बताया कि ये हमने लकवा को 3 कैटेगरीज में बांटा हुआ है। अगर एक तो है फुल रिकवरी, अगर आपका स्ट्रोक यानी इन्फार्क्ट कम है, यानी उसकी मात्रा कम है, इंजरी की मात्रा कम है, तो डेफिनेटली वो फुल रिकवरी में आ जाता है। सेकंड है पार्शियल रिकवरी, जैसे कि हमारे व्यूअर्स ने बताया कि उनको 3 साल के आसपास लकवा हो चुका है, लेफ्ट साइड लकवा हुआ है, तो अभी वो कुछ बचा है, दैट इज़ अ पार्शियल। अभी उनकी रिकवरी पार्शियल रिकवरी हुई है। उन्होंने 1 साल तक फिजियोथेरेपी भी कराई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उन्होंने फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि आपने फिजियोथेरेपी को जो सीखा है उसे कंटिन्यू करें, क्योंकि लकवा में एक हिस्सा अगर काम नहीं कर रहा है तो हम उसके नए चैनल्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। अगर हम आज एक हाथ से काम करना भूल चुके हैं लेकिन हमें उसे वापस से सिखाना है तो हमें बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी होगी। मास्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड, यानी हाथ को वापस से चलाने के लिए हमें उसे कई दिन में कई हज़ारों बार उसे चलाना होगा। तो अगर आप अपने मरीज को ठीक करना चाह रहे हैं तो उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर वो एडियल एक्टिविटीज़ में परफेक्ट हो गए हैं तो इस बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, और उन्हें बेस्ट मैक्सिमम पोटेंशियल तक हम उन्हें ला सकते हैं। उसके लिए आप अपने एक्सपर्ट फिजियोथेरेपिस्ट से समय समय पे करते रहें। और आप ये भी जानेंगे कि फिजियोथेरेपी में आपको हमेशा गाइडेंस ही मिलेगा और कुछ नया एडवांसमेंट ही मिलेगा। लाइफ में लकवा आने के बाद ये फुल स्टॉप नहीं है, इट इज़ ए पॉज इन द लाइफ। ये अपने मरीज को ज़रूर बताएं। समय इजाज़त नहीं देता, हम आगे इस कार्यक्रम को लिए चलें। हम उम्मीद करते हैं मुबारक आपको जवाब ज़रूर मिला होगा, और नहीं मिला है तो मैम हम हेल्पलाइन नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूँगी उसके बारे में आप पूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दें जो इस कार्यक्रम को अभी एंड में देख रहे हैं या फिर यूट्यूब पर भी जाकर देखते हैं, तो उन्हें वो नंबर्स मिले ताकि आगे उनकी कोई मदद हो पाए। इन सभी मरीजों के लिए जो लकवा से ग्रसित हैं या लकवा से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए एक फ्री हेल्पलाइन नंबर है 7089 189 189। एक बार फिर से नोट करें, 7089 189 189। हम साथ हैं के नाम से ये एक ऐसी संस्था है जो पैरालिटिक मरीजों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है, जहां पर पैरालिटिक मरीज के फैमिली मेम्बर्स को गाइड किया जाता है, उनको फिजियोथेरेपी सुविधा के साथ साथ उनको होम्योपैथिक इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, और साथ ही उनको रहने से लेकर भोजन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट होम्योपैथिक हॉस्पिटल की चिकित्सा समुदाय द्वारा किया जाता है।
तो अगर ऐसा कोई भी मरीज़ है तो उस मरीज़ को ये हेल्पलाइन नंबर ज़रूर प्रदान करें। बिल्कुल, ना केवल आपके घर में बल्कि आसपास में भी आपको लगता है कि आपके कोई ऐसे परिचित हैं जिनके घर में जो मरीज़ है वो लकवा ग्रसित है और वो नहीं सक्षम है कि वो इलाज करवा पाएँ, तो हेल्पलाइन नंबर और मैम जिस संस्था से जुड़ी हुई हैं हम साथ हैं और DBL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन है जिसके साथ मैम जुड़ी हुई हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और इसके अलावा रहने खाने की फैसिलिटी भी मरीज़ को करके देते हैं। यानी ठीक होने के लिए अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर जो मैम ने बताए हैं 7089189189 पर कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को लकवा के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ देने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आ रहा होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, नए टॉपिक को लेकर। तब तक मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।